नमस्कार, देश परदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले लिए चलते हैं गोरखपुर में, जहां पर विजन 2047 का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके पास जितना भी भूभाग है उसमें से बामुश्किल 20% भूभाग ऐसा है जो कृषि के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए उपयोग में आ सकता है। यानी भारत का 60% भूभाग और उनका केवल 20% भूभाग कृषि योग्य है, खेती किसानी के योग्य, उसको लोग बना सकते हैं। भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे 19 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है, जिसमें 16 करोड़ हेक्टेयर केवल भारत के पास आता है। और अगर आप इसकी तुलना अमेरिका से करेंगे तो अमेरिका के पास केवल 17 करोड़ हेक्टेयर भूभाग ऐसा है जिसमें आप केवल खेती बाड़ी कर सकते हैं। रूस के पास उससे भी कम है, 12 करोड़ हेक्टेयर। चीन के पास 12 करोड़ हेक्टेयर। ऐसे ही बाकी अन्य देश हैं जिनके पास बहुत कम भूभाग है, जिसमें वे खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं। उनकी मैकेनाइज आबादी कम है, चाहे वह मैकेनाइज खेती हो, चाहे वह कोई भी खेती हो, वे अपने तरीके से वहां पर करके उन्होंने, हां, जो भी भूभाग उनके पास है उसमें उन्होंने तकनीक का बेहतर उपयोग किया है। लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। अगर आप इस सब की तुलना कर देखेंगे कि भारत विकसित था, तो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि हां, ऐसे ही थोड़े सोने की चिड़िया भारत को कहते थे। ऐसे ही विदेशी आक्रांता नहीं आए थे यहां, हमारे पास सब कुछ था। अगर दुनिया के अंदर आज से 300 वर्ष पहले के भारत की हम तुलना करते हैं तो दुनिया के अंदर 17वीं सदी तक भारत का कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योग के क्षेत्र में भी भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 स्थान पर था। यानी औद्योगिक उत्पादन भारत के अंदर, मैं इसके कुछ उदाहरण दूंगा कुछ आपको थोड़ी देर में, लेकिन भारत के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन था, सेवा के क्षेत्र, आधी ही आबादी भारत की ऐसी थी जो कृषि पर आधारित थी, आधी आबादी उद्योगों में काम करती थी, सेवा क्षेत्र में कार्य करती थी। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो अपनी स्किल का उपयोग करते हुए भारत को औद्योगिक उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित करती थी। यानी कृषि उत्पादन तो हमारा बेहतर था ही, कृषि उत्पादन के साथ ही भारत औद्योगिक क्षेत्र में भी उसने दुनिया के अंदर अपना एक स्थान बनाया था। दुनिया के अंदर भारत का जो हिस्सेदारी थी उत्पादन में भी और एक्सपोर्ट में भी, यह कुल दुनिया की अर्थव्यवस्था के 25% पर अकेले भारत का कब्जा था। भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित था। 25% अर्थव्यवस्था पर भी भारत का अधिकार था। लेकिन सन 1800 ईस्वी आते आते भारत की क्षमता कम होती गई। उद्योग धंधे ब्रिटिश कालखंड में बंद होते गए। इनका स्थान लोगों ने खेती की तरफ रुख किया। 50% से खेती की तरफ चलते चलते 80% तक लोग खेतीबाड़ी की तरफ जाने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि उद्योग धंधे बंद होने लग गए।
यहां के हस्तशिल्पी कारीगरों को हतोत्साहित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हुआ, उन्होंने खेती बाड़ी की तरफ रुख किया। परिणाम था कि धीरे धीरे करके उद्योग जगत से एक साम्यता होती है कि जब उद्योग में प्रोडक्शन हो, आधी से अधिक आबादी उद्योग में, लघु, मध्यम और भारी उद्योगों में कार्य करने वाली हो और आधे से कम आबादी कृषि पर निर्भर हो, तो विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए देश आगे बढ़ सकता है। जब हम केवल एक तरफा हमारा सब कुछ केवल खेती बाड़ी पर निर्भर हो जाएगा, तो कितना उत्पादन करेंगे आप? उसका दाम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट का नियम तो डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर ही आधारित होगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा करेंगे, दाम कम हो जाएगा, दाम लागत भी नहीं मिलेगी। और यही होता गया। धीरे धीरे करके देश भूखमरी की तरफ गया, अनेक अकालों का सामना करना पड़ा। परिणाम है करोड़ों लोग मरे, कोई पुरसाहाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बीमारी से व्यक्ति तब मरता है जब पेट में दाना न हो, भूखमरी का शिकार हो। तमाम प्रकार की बीमारियां तब ग्रसित करती हैं, और यही तमाम प्रकार की बीमारियों ने अकाल के कारण भारत की एक बड़ी आबादी को निगल लिया था। यह भारत के साथ त्रासदी लगातार बनी रही। यह भारत जिसका ग्लोबल इकोनॉमी में, जिस भारत की हिस्सेदारी 25% हुआ करती थी, यह देश जब 1947 में आजाद होता है तो भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% रह गई थी। अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 3% रह गई थी। हमारी कोई हैसियत नहीं रह गई थी। एक्सपोर्ट लगभग हमारा ना के बराबर था। एक समय था टेक्सटाइल, भारत का टेक्सटाइल और कपड़ा उत्पादन में भारत दुनिया के अंदर अग्रणी माना जाता था। आज देश आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, आज भी दुनिया के अंदर कपड़े की कोई ऐसी ब्रांड हम नहीं दे पा रहे हैं 78 वर्ष के बाद भी, जो दुनिया की मार्केट में भारत को एक नई पहचान दिला सके। छोटे छोटे देशों ने इसमें महारत हासिल कर ली। भारत अब उस दिशा में कार्य कर रहा है। यानी जो देश कभी कपड़ा उत्पादन में दुनिया के अंदर नंबर 1 पर था, धीरे धीरे करके उसकी तकनीक समाप्त कर दी गई, उसके मार्केट को समाप्त कर दिया गया, उसके उद्योग धंधे ऐसे ही हमारे कुटीर और लघु उद्योग धीरे धीरे करके बंद किए गए। परिणाम क्या था? भारत विपन्न होता गया। खेती बाड़ी पर अत्यधिक निर्भरता ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह समाप्त कर दिया, और परिणाम क्या था कि उद्योग जगत के साथ ही हम लोगों ने इन सभी क्षेत्रों से हमें हाथ धोना पड़ा। और कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल रहा है। देश की सर्वाधिक आबादी यहां निवास करती है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज भी चौथे स्थान पर है भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे। लेकिन कृषि योग्य भूमि और इतनी उर्वरा भूमि है, दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक के पूरे भूभाग को अगर आप देखेंगे, इतनी समतल भूमि और इतना विशाल मैदान
दुनिया के अंदर अन्यत्र देख पाना, जहां पर बहुत यानी बहुत ही कम जगह ऐसी होती हैं जहां पर इतना विस्तृत भूभाग हो, जहां पर महीन मिट्टी हो, जिसमें अत्यंत उर्वरता यानी जिसकी उर्वरता इतनी महत्वपूर्ण हो, जिसके बारे में कहा गया कि सोना उगलने की सामर्थ्य रखती है यहां की धरती। इतनी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश की, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का यह प्रदेश, और इसीलिए तो सबसे बड़ी आबादी का राज्य बन गया। यानी क्षेत्रफल में अगर आप भारत के अंदर देखेंगे हम चौथे स्थान पर, लेकिन आबादी में हम नंबर 1 स्थान पर। उत्तर प्रदेश की आबादी के बाद अगर कोई राज्य दूसरा कोई नंबर 2 पर है तो वही राज्य है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है। यानी ऐसा भी नहीं कि वह उत्तर प्रदेश का 3/4 हो, आधी से कम ही आबादी किसी अन्य राज्य में निवास करती है। भले वह क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के समकक्ष हो, उत्तर प्रदेश से बड़ा हो, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ा, राजस्थान उत्तर प्रदेश से बड़ा। राजस्थान की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 1/4 है, और मध्य प्रदेश की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 1/3 है। और इतने बड़े विस्तृत भूभाग में इतनी बड़ी आबादी रह रही है तो कुछ तो धरती की विशेषता रही होगी, कुछ तो रहा होगा। जब लोग इसके बारे में कहते हैं, मैं एक बार देख रहा था 2047 में, 1947 में भारत क्या था, उत्तर प्रदेश क्या था। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर हमारा हिस्सेदारी 3% रह गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश 1947 में देश के अंदर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1947 में उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में 14% का योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश हुआ करता था 1947 से लेकर के 1960 तक। 1960 का खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर के सेरी खेड़ी में गुरु श्री तेग बहादुर सिंह की 350वीं शहादत शताब्दी के अवसर पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस नगर कीर्तन यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। उन्होंने कहा है कि गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि आज छत्तीसगढ़ की धरती पर आयोजित कीर्तन यात्रा का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की है। पंच प्यारों को सत्कार किया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि नवे गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी की ये 350वीं शहादत की शताब्दी वर्ष चल रहा है, और इस अवसर पर उनके निशानी, उनके शस्त्र, उनके वस्त्र सबको लेकर आसाम से यात्रा निकली है, और देश के विभिन्न प्रदेशों से होते हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आज छत्तीसगढ़ की धरती में उतरी है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है, और हम सब लोगों ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का, पंच प्यारों का, सबका यहाँ पर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, और गुरु तेग बहादुर से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिले, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। धनबाद में सेवा पखवाड़े के तहत आज बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा ने शिरकत की है। मैराथन अमृत पार्क जगजीवन नगर से शुरू हुई और गोल्फ ग्राउंड में जाकर समाप्त हुई है। इस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा भी लिया है। रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर का काम शुरू हो रहा है तो विपक्षी दलों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई।
उन्होंने कहा है कि सरकार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके पूरे कार्यक्रम पर विचार विमर्श और सुझाव लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम का विरोध नहीं करती, लेकिन इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विरोध में एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करना सरकार की तानाशाही भी है। स्वयं देख रहे संचालन कैसे हो रही पार्टी की। हर कार्यक्रम हमारा कहीं कमी हुआ है कि कार्यक्रम, हर कार्यक्रम हमारा टॉप और टॉप, हर कार्यक्रम शानदार चल रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है और इस सरकार की 2 साल की फेलियर जनता समझ चुकी है। उसी का नतीजा है कम से कम आज हमारा हर कार्यक्रम शानदार सफल हो रहा है। ऐतिहासिक लोगों में जन समर्थन मिल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार हमारी जन समर्थन को देखते हुए, हमारी कार्यक्रमों को देखते हुए घबरा गई है और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का कार्यक्रम शानदार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चंदपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने चंद्रहासिनी मंदिर में मत्था टेककर क्षेत्र की भलाई और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के लिए प्रार्थना भी की है। उसके बाद हरदी गांव में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी उन्होंने किया है, जिसमें वो शामिल भी हुए, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का अवलोकन भी किया है। आज शक्ति जिला में मां चंद्रहासिनी देवी के धाम में सर्वप्रथम अभी आकर मां के दर्शन प्राप्त हुए और मां के दर्शन प्राप्त करके दुगने ऊर्जा के साथ क्षेत्र के विकास के लिए मुझे ऊर्जा मिली है। और इसके पश्चात अभी हमारे साथी पूर्व में हमारे साथ विधायक भी रहे स्वर्गीय युद्धवीर सिंह युदेव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज स्वास्थ्य कैंप रखा गया है, उस पर जा रहे हैं। इसके बाद जिले के 2-3 स्थानों पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उस पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य कैंपों में शामिल होने अभी शक्ति के विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बुर्के वाली एक अज्ञात डॉक्टर की वजह से बवाल खड़ा हो गया है। अस्पताल के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और ये मामला थाने तक भी जा पहुंचा है। बता दें कि जूनियर डॉक्टर का आरोप है कि एक मरीज के परिजन ने महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता की और जबरन उसका वीडियो भी बनाया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, परिजनों ने नशे की हालत में महिला डॉक्टर को धमकी भी दी है, जिसको लेकर यह हड़ताल की जा रही है। नाम अभी गुप्त रहना चाहिए, इसीलिए मास्क पहने हुए हैं। चलिए ठीक। देखिए, इंसिडेंट ये है कि हमारी एक इंटर्न डॉक्टर है जो कि राउंड ले रहे थे शाम को वही 9 बजे, और पेशेंट को क्या है कि पेशेंट का डिस्चार्ज करना था, क्योंकि ऑलरेडी बेड का शॉर्टेज जैसे रहता है हॉस्पिटल में, और पेशेंट ठीक थी, ठीक है, उनका एक्सरे या इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी कराने के लिए, और वो 1.5 दिन से करा रही थी, और पेशेंट पार्टी इसमें जा ही नहीं रही थी, वो बस बेड ऑक्यूपाई करके आराम कर रही थी। तो इस पर बोलने पे कुछ मतलब हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ्स हैं जो कि अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता दे रहे हैं, ठीक है, कहीं
है कि हम ये पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, और उन्होंने मतलब दारू पी के उनके साथ अभद्रता की। यहाँ तक यही नहीं रुके वो लोग वीडियो भी डाले हैं, ठीक है, वही जो डॉक्टर है उनका वीडियो डाला सोशल मीडिया पे, और उनको डिफेम करने की कोशिश की। मतलब 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। अगर हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ मरीजों का इलाज होता है, और हम लोगों के भाषा में कहा जाता है कि भगवान मतलब डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। वहाँ पर मरीज अगर जा रहा है तो स्वस्थ होकर के अच्छा होकर के आने के लिए जा रहा है, ना कि वहाँ कोई विवाद करने जा रहा है। तो भी मामला आया है, इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच करने से ही पता चलेगा ना कि आखिर कारण क्या था विवाद होने का। तो विवाद का मुख्य कारण यही है कि जब वहाँ एक पेशेंट को भर्ती किया गया था, महिला थी ना, महिला एक महिला को मतलब भर्ती किया गया, उसमें उसको रात में 9 साढ़े 9 बजे, लगभग साढ़े 9 बज रहा था, उसको जबरन बोला जा रहा था कि आपको एक्सरे कराना है, आपको चलिए रात में ही एक्सरे करवाते हैं। बार बार वहाँ का मतलब एक नर्स थी, नकाब पहनी, नकाब पोस्ट, जो एक वीडियो आया है आप लोग के सामने में, वो अपने आप को वहाँ का डॉक्टर कह रही है। उसका हाथ में स्कूटी का चाबी है और वो पूरा तरह से नकाब पहनी हुई है। आप सबसे पहला बात मेरा सवाल ये है कि वो नकाब पहन के कैसे पहुंची है हॉस्पिटल? क्या ये रूल है? ये झारखंड सरकार क्या रूल नया रूल बना दिए हैं क्या इमरान जी, स्वास्थ्य मंत्री जी? तो सोचने वाली बात है कि वहाँ पर नकाबपोश महिला जो डॉक्टर है कि क्या है, उसका कोई मतलब एक पहचान नहीं था, किसी भी तरह से कोई पहचान नहीं था कि वो डॉक्टर है। वो महिला जबरन उसको 9 बजे रात में बोलती है कि चलिए अभी एक्सरे